मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत दावे कर रही है कि मुआशी आशारियों में बेहतरी आ रही है। क्या वाकई ऐसा है? पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में इसका एक बड़ा मुकदमा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ मामलात है जिन पर अपोजिशन की तनकीद है और हुकूमत इन्हीं मामलात में बेहतरी लाने का दावा कर रही है। 2 साल में अभी तक जो बड़े मामलात सामने आए उनमें से एक तो बड़ा मामला चीनी की कीमत का रहा। दिसंबर 2018 से अगस्त 2019 तक चीनी की कीमतों में 33% इजाफा हुआ, जिस पर वजीर आजम ने तहकीकाती कमीशन बनाया। उसने रिपोर्ट मई 2020 में पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा करके अरबों रुपए कमाए गए। इस इंक्वायरी के बाद वजीर आजम की तरफ से जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेने का भी हुक्म आया। 2 दिसंबर को वजीर आजम ने एक ट्वीट में यह दावा किया कि मौसर हुकूमती इक़दाम के नतीजे में चीनी की जो कीमत है उसमें 20 रुपए कमी आई है। अलबत्ता अपोजिशन अब भी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती है। आज भी मरीम नवाज ने एक ट्वीट में कहा कि फूड फैक्ट्रीज को सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। हुकूमत के सामने एक और बड़ा बहरान पेट्रोलियम का था, जिस पर वजीर आजम ने इंक्वायरी कमीशन बनाकर उसे भी रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। यह रिपोर्ट भी 14 दिसंबर को वजीर आजम को पेश की गई और इतलात यह है कि वजीर आजम ने इस पर जायजा लेने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पेट्रोलियम कंपनियों ने इस बहरान में अरबों रुपए कमाए। जिम्मेदार जो अफसरान थे वो खामोश है। रिपोर्ट में ओगरा को तहलील करने की तजवीज भी शामिल है। ऑपोजिशन पेट्रोलियम बहरान पर भी तनकीद करती रही और हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार देती है। इसके बाद ऑपोजिशन की तरफ से एक और बड़ा इल्जाम एलएनजी की खरीदारी में नुकसान का है। ऑपोजिशन का यह कहना है कि 2 बरस में एलएनजी की खरीदारी की मद में कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत ने अपने फैसले और जिस कीमत पर गैस खरीदी वो उसका दिफा करती है और कहती है कि यह बात साबिक दौर में ही साबित हो गई थी कि साबिक हुकूमत ने जिस कीमत पर एलएनजी खरीदी वो कीमतें मुनासिब नहीं थी और इस दौर में 226 अरब रुपए जो कि जीआईडीसी की मद में जमा किए गए, वो सवाल उठाती है हुकूमत के वो कहां है। ऑपोजिशन गैस की किल्लत और अशिया की महंगाई को लेकर भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, लेकिन हुकूमत का यह दावा है कि कोरोना के दबाव के बावजूद मईशत जो है वो अब बाहर निकल रही है, जिसका उसे सामना था। कोरोना की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हालात संभाले हुए हैं। लेकिन आम सवाल हमारे सामने यही है कि क्या हुकूमत की मौशी पॉलिसियों के नतीजे में आम आदमी को रिलीफ मिला है या नहीं। इस पर आज के प्रोग्राम में हमारी डिबेट है। एक बड़ा एस्टीन पैनल जो है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करा दूं, मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वजीर खजाना रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट में। हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के वजीर रह चुके हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रह चुके हैं। हुमायूं अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और कमर जमान कारी साहब एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी आज की डिबेट में हमारे साथ शरीक है। कारी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये पहले चीनी से आगाज करना चाहता हूँ, फिर एलएनजी और पेट्रोलियम पे जो है वो बात करेंगे कि कितना रिलीफ जो है वो मिला है, हुकूमत के फैसले ठीक हैं या नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब मैं आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले जो है वो गालिबन 2 दिसंबर को जो है वो इस हवाले से ट्वीट की थी और उन्होंने इसका क्रेडिट लिया था कि चीनी की कीमतों में वो अब कमी ले आए हैं। तो समझते हैं कि हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो हुकूमत दावे कर रही है कि स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, कीमतें जो है वो कम कर रहे हैं, इन दावों में हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रहमान साहब। ये बिल्कुल खान साहब की बात दुरुस्त है कि चीनी की कीमत कम हुई है और उस पर अगर ये क्रेडिट लेते हैं तो इनको बिल्कुल क्रेडिट दें, लेकिन फिर उसूल ये है कि अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं 115 से 85 ले जाने की, चीनी 85 कह रहे हैं लेकिन है तो नहीं, 85-95 की है, 90-95 की, लेकिन चले अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो हमने आपको क्रेडिट दी, लेकिन फिर ये भी माने कि 55 से 115 भी आप लेके गए थे और आपकी रिपोर्ट आने के बाद और बढ़ गई और आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो माफिया में शामिल हैं, जिसको आप हर चीज़ को माफिया को बड़ा इस्तेमाल करने का शौक है ये वर्ड माफिया। तो माफिया के लोग बैठे हैं कि आपने जानबूझ के आपने इजाज़त दी, काबीना ने इजाज़त दी, 10 लाख टन की पहले इजाज़त दी
रहमान, और उसके बाद फिर 1 लाख टन की 1 महीने बाद इजाजत दी, जिसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो अभी इजाजत जो थी वो पूरे का पूरा कोटा रखा हुआ था। लेकिन जो सेकंड टाइम इजाजत दी उसमें उन्होंने कहा कि इसकी आप सब्सिडी दे सकता है पंजाब, और बिफोर के पब्लिश हो जाए, बिफोर द मिनट्स पब्लिश हो, उन्होंने सबसे उधर फैसला कर लिया कि सब्सिडी दें। तो ये पूरी गेम हुई है, और ये सबको पता है कि चीनी जो है वो प्राइस क्यों बढ़ाई गई थी। ये तो आप दुआ दें कमर दमान ताहिरा साहब को, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को, जमात उलमा इस्लाम की लीडरशिप को, और दीगर पीडीएम की जमातों को, जिन्होंने ये हर जलसे पे, हर प्लेटफॉर्म पे शोर मचाया है, तो चीनी की प्राइसेस कम हुई है। वरना ये इस साल के क्रॉप में फिर ये कोई गेम कर लेते हैं और फिर हमको ये मार डालते हैं। तो ये तो मैं सब समझता हूँ कि इमरान खान साहब चाहें क्रेडिट ले, लेकिन इमरान खान साहब का अगर चलता तो प्राइसेस बढ़ गई थी। ये तो हमारी कुछ जुस्तजू थी जिसकी वजह से कुछ कमी आई। तो आपको लगता है कि अब चीनी की कीमत हुकूमत के कंट्रोल में है? जिस तरह से ये इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जो कार्टेलाइजेशन की बातें हुई, मुफ्ती साहब ठीक है आप उन्हें बढ़ाने का क्रेडिट भी दे रहे हैं, कम करने का भी क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि ये कीमतें हुकूमत के कंट्रोल में है? जो कमी आई है ये इसी तरह से रहेगी? भाई मार्केट के ऊपर है, मैं ये समझता हूँ, और आई थिंक मेरे भाई हुमायूं साहब भी इस पर एग्री करेंगे कि ये मार्केट को छोड़ दो और आप ज्यादा उसके अंदर इंटरफेयर ना करें, तो मार्केट कभी ऊपर हो जाएगी कभी नीचे हो जाएगी, लेकिन मैनिपुलेटेड नहीं होगी। आप एक्स्ट्रा सब्सिडीज देकर जो है वो आप बाहर चीनी नहीं भेज देंगे। इस साल, पिछले साल ऐसे ही आपको बता दूं कि हमने 45-48 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट करी है और फिर 85 रुपए की इंपोर्ट करी है फिर से। मतलब वही चीज आपने 48 रुपए की बेची, वही चीज आपने 85 रुपए की खरीदी। अगर आप इसमें भी अपने आप की तारीफ करना चाहते हैं तो फिर बिस्कुल्ला करें, पीटीआई की हम तारीफ कर दें, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सच्ची बात है ठीक है हमारे अख्तर साहब, ये चीनी वाले मामले के ऊपर क्या क्रेडिट देना बनता है हुकूमत को? हुकूमत का क्रेडिट लेना बनता है इसका? देखिए मिफ्ता भाई बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये कमोडिटी मार्केट्स मुल्क में किस तरीके से चलती हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं कि पीएमएलएन के जितने भी दौर आए हैं उसमें चीनी 55 रुपए की रही है, 125 रुपए तक गई है, ओके। और पीएमएलएन के दौर भी पंजाब में 5 मरतबा आया और वफाक में 4 मरतबा। क्या ये जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज थी ये पीएमएलएन के दौर में नहीं दी गई थी? क्या ये जब सीजन शुरू होता है तो चीनी की कीमत कम नहीं हो जाती? और क्या हमारे मसाइल ये ज्यादा नहीं है कि क्रॉप एस्टिमेशन और स्टॉक पोजीशंस जो हैं वो उस जो निज़ाम है उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, जो कि अब हम बेहतरी लाए हैं। ये क्रेडिट जरूर दें गवर्नमेंट को कि इसने पहली दफा एक हाई पावर्ड कमीशन के तहत इस मसले को समझने के और फिर ठीक करने की कोशिश की है। और हम यही कोशिश बाकी सेक्टर्स में भी कर रहे हैं, चाहे वो दवाई साज की सनत हो या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो या सीमेंट की सनत हो, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं इस निज़ाम में जो खामियां हैं। सो यस, ये आप हमें क्रेडिट दें कि जैसे ही हमने एडमिट किया है कि हमारी रिपोर्टिंग में कुछ खामियां थी, हमारे क्रॉप पोजीशंस चाहे वो गन्ना हो चाहे वो वीट हो में कमी है, जो कि हम बेहतरी लाने की, हमारी स्टॉक पोजीशंस की रिपोर्टिंग में खामी रही है। इसी वजह से एक्सपोर्ट्स, जो कि बहुत दफा पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई है, बहुत दफा पहले वीट एक्सपोर्ट किया गया है, लेकिन हम इस पूरे निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने चीनी की कीमत आज मेरा वो जूम मीटिंग होती है मेरे पब्लिक सेक्रेटेरिएट में, तो मैंने आज चीनी की कीमत खास पूछी थी, तो 80-82 रुपए चीनी कम से कम लाहौर छावनी में बिक रही है इस वक्त। अच्छा ठीक। कायरा साहब, मगर ये पीडीएम का जो तहरीक अभी चल रही है इसमें एक बड़ा मुकदमा हुकूमत के मुआशी फैसलों का है, मुआशी सिमत का है, मुआशी सूरत हाल का है, मगर दूसरी तरफ ये हुकूमती दावे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम से मुलाकातें भी कर रहे हैं, अपनी टीम को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और वो केस इन पॉइंट वो कहते हैं कि देखें जो चीनी वाला मामला है वो हमने कंट्रोल कर लिया है, कीमत कम हो गई। हुमायूं साहब ने तो कहा कि हमने तो वो जरा समझ भी लिया है कि ये क्या है, और हम इस सारे मामले को जो है वो ठीक कर रहे हैं। रहमान, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हमारे अख्तर खान साहब चीनी के मामले को ज्यादा बेहतर समझते हैं, कम से कम मुझसे, आपसे, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है खुद।
मामला ये है कि सिर्फ चीनी नहीं, अद्वियात की कीमतें आसमान को छू गई। वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और महंगी हो गई, फिर नोटिस लिया और महंगी हो गई। कमीशन बनाया गया, कमीशन ने कुछ रिपोर्ट्स दी, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मुतलका वजीर को हटाया गया, अब उसको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा फैसला है, अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत वक्त को। इसी तरह उन्होंने आटे का इशू आया, आटा अचानक मार्केट से गायब होना शुरू हो गया। ये तो सुना था कि क्रॉप की कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, चले जी समझ आया कि जी हमने समझा कि पाकिस्तान में कोई 1 लाख टन गंदम पड़ी है, पता चला जी 1 लाख नहीं है, 70,000 टन 80,000 टन है, तो कैलकुलेशन में गलती हो गई। लेकिन ये गलती कैलकुलेट होती थी, इसकी समझ आती थी साल के एंड में जाके, उसको लेकिन ये नहीं होता था कि आज आपके क्रॉप आई। काले रंग का बैटरी चार्जर पड़ा है और उसको फौरन हमारे साहब जरा आप सॉरी मेरा ख्याल आप को बात कर रहे हैं। बहरहाल कारे साहब प्लीज कंटिन्यू। आई एम वेरी सॉरी, वो हेडफोन लगा, मैं म्यूट नहीं किया। चले कोई नहीं, अंडरस्टैंडेबल। जी कारे साहब आप बात कर रहे थे अच्छा गंदम के हवाले से। गुजारिश मैं कह रहा था कि चले कैलकुलेशन तो होती है, हो सकती है, पॉसिबल है। मतलब गंदम की फसल थी, तो गंदम की फसल का हमेशा ही होता है कि साल के एंड में जाके समझ आई कि अच्छा यार हमने कैलकुलेट किया था कि ये 100,000 मेट्रिक टन पड़ी है, ये तो नहीं, ये तो 90,000 मेट्रिक टन पड़ी है। लेकिन ये तो नहीं सुना था आज तक कि आज गंदम की फसल की कटाई और जो है उसकी थ्रेशिंग जो है वो खत्म होती है, और 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद आपके वजीर खजाना, वफाकी वजीर जो फूड सिक्योरिटी के वजीर हैं फखर इमाम साहब, वो असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि समझ नहीं आ रही 1 महीने बाद हमने 60 लाख टन गंदम प्रोक्योर की थी, किधर गई है। ये तो नहीं होता कि आपके पहले महीने में क्राइसिस खड़ा हो जाता है और आपकी इतनी बुरी कैलकुलेशन है। ये नहीं, ये मानने को तैयार नहीं है कोई बंदा। इसी तरह चीनी के ऊपर आसमान, चीनी की कीमतें 50 रुपए से 70 रुपए गई। हम साहब ने नोटिस लिया, अब नोट के फौरी तौर पे सारी सरकारी मशीनरी जो सोई भी थी, गलती भी थी, कार्टल भी थे, फलान जो वजीर आजम साहब के जिम्मे लगाते हैं वो सब कुछ था, और उसके बाद तो कम से कम उसकी कीमत स्टेबल होती या वापस आती, वो 5 रुपए 2 रुपए 4 रुपए कम होती, तो हम समझते कि हाँ नोटिस लिया, उसका कोई फायदा हुआ। लेकिन वो नोटिस लेने का फायदा ये हुआ कि नोटिस लेने से 70 रुपए की बजाय 110 रुपए तक की चली गई। और जब कमीशन की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कोई अपोजिशन की रिपोर्ट तो नहीं है, हमारे एलिगेशन तो नहीं है, वो तो वजीर आजम साहब ने अपनी मर्जी से सारा कमीशन बनाया था। और उस कमीशन की रिपोर्ट से हम कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि जनाब इसमें ये गलतियां, और इसमें मैन्युफैक्चरर्स में, इसमें जो स्टॉक होल्डर्स हैं उन्होंने सब ने क्या क्या किया, उसने सारी डिटेल दी है। और ये भी बात दुरुस्त है कि उसने रेगुलेटर के तौर पे जो काम करना था उनको भी कहा है कि नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस कमीशन की रिपोर्ट का बना क्या? आज अगर 110 रुपए से चीनी 85 है तो भी 55 से तो बहुत ऊपर खड़ी है। और आखिरी गुजारिश है कि वजीर आजम साहब रोज कार्टल कहते हैं, हुमायूं साहब से बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये वजीर आजम साहब का मकबूल लफ्ज है कार्टल। चीनी के मामले में चीनी का कोई 20% जो मुल्क की पैदावार का टोटल है, ये भी आपका कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि कोई करीबन 20% जो है चीनी, ये आपका एक ग्रुप पैदा करता है जो पीटीआई का है, कोई 14-15% या 16% दूसरा ग्रुप पैदा करता है जो खुसरो मुख्तार साहब का है, वो पीटीआई का है। तीसरा ग्रुप जो है वो हुमायूं साहब का है, वो भी को 7-8% या 10% के करीब पैदा करता है। इसी तरह चौधरी साहबान का ग्रुप है जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं। अगर हम सारे इस ग्रुप्स की जो पीटीआई के हैं, इनकी जो शुगर मिलों से जो प्रोपोर्शनेट चीनी पैदा होती है, अगर हम वो कैलकुलेट करें तो वो 60% के करीब बनती है। यानी 50% से ज्यादा तो सर्टनली है वो लोग जो वजीर आजम की टीम का हिस्सा है और अहम हिस्सा है, उनकी मिले हैं, उनके ग्रुप। तो वजीर आजम जो कार्टल्स कहते हैं वो किन को कहते हैं? अच्छा। मुझे तो नहीं कह रहे। हुमायूं साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? कारा साहब 1 मिनट दे। और मैं जहां तक बात समझा, वो कहते हैं ठीक है आपने कमीशन बना लिया, आपने नोटिस ले लिए, लेकिन नोटिस लेने के बावजूद, कमीशन बनाने के बावजूद गरीब आदमी को क्या हुआ, उसका ट्रिकल डाउन क्या हुआ? हाँ, फर्क तो कीमत पे पड़ना चाहिए ना। तो आपने अगर समझ भी लिया कि ये मामला है क्या या कार्टेलाइजेशन है, तो सर उसका जो इम्पैक्ट है, जो फर्क है, वो किधर है सर?
आपका माइक म्यूट है। जी हमायूं साहब, अभी माइक म्यूट है हमायूं साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ गई है जी। मेरा ख्याल है आपका माइक आपका म्यूट पे था जी। अब कीजिए सर बात। कायरा साहब ने इतना खौफजदा कर दिया था, मैंने म्यूट कर दिया सब कुछ। ओके, देखिए जी, मगर उन्होंने सवाल तो पूछे सर, सवालों के तो जवाब दे दे। ना सिर्फ शुगर में बल्कि सीमेंट में और बल्कि हर कमोडिटी में, हर चीज में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। और जैसे कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में कुछ चीजें बयान की गई हैं, उस पे कंपटीशन कमीशन नोटिस लेगा। और सीमेंट का भी अभी एक रिपोर्ट कंपटीशन कमीशन ने बनाई है, उस पे भी कार्टेलाइजेशन। इससे देखिए, कार्टेलाइजेशन के खिलाफ सारी दुनिया में इदारे होते हैं। सिर्फ ये कहना कि क्योंकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का ताल्लुक एक पार्टी से है, बल्कि हर पार्टी में, आई मीन जरदारी साहब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है, नवाज शरीफ साहब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट है। ओके, सो सिर्फ ये कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी पार्टी में है और उसमें जरूर कोई इसमें गलत बात हो रही होगी, ये मुनासिब चीज नहीं है। इस मुल्क में FPR है, इस मुल्क में सूबाई महकमे है, इस मुल्क में कंपटीशन कमीशन है। और जैसे कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि हम कम से कम एक कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बेकायदगियां हुई हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए, अगर जिन लोगों ने की हैं तो उनको कैसे सजा दी जाए। हमारी तरफ से ये कोशिश इस वक्त जारी है। और देखिए, ये मत बोलिए ये चीनी की कीमत 110 से 115 से आखिर 82 रुपीस पे आई है। देखिए मेरी बात सुने, अगर मुल्क में गन्ने की पैदावार कम हुई है, वो हमारे वो मशीन तो नहीं है, पैदावार कम हुई है, उनको मौसम का मसला, को धूप का मसला, को खाद का मसला, को पानी का मसला, तो उसके साथ फिर चीनी भी कम पैदा होगी। और जब चीनी कम पैदा होगी तो इशू फिर ये आ जाता है कि इस मुल्क के जो महकमे हैं जिनका ये काम है कि क्रॉप स्टेटस हमें बताया जाए, या बताया जाए कि स्टॉक कितना है, या बताया जाए कि दुनिया की मार्केट्स में कौन सा बेहतरीन टाइम है वो चीज इंपोर्ट करने का, या अगर पैदावार ज्यादा हो गई है, वो ज्यादा पैदावार भी आपको पता है मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देती है। सो ज्यादा पैदावार अगर हो गई है तो दुनिया में कौन सा बेहतर टाइम है कि उस कमोडिटी को बाहर भेजा जाए। ये चीजें हम बेहतर रहमान, मुझे बात करने देना। उसी के नतीजे में अब आप देख रहे हैं कि मैं कार्य साहब जरा ब्रेक के बाद कर लें जरा बात। आई वांटेड हिम टू कंप्लीट और टेक अ ब्रेक, फिर वापस आके जरा करते हैं बात इस पर। मुझे एक ब्रेक लेने दें क्योंकि मैंने पे दूसरा मामला जो है, जो LNG वाला और पेट्रोलियम वाला, उस पर भी बात करनी है। एक ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हुकूमत पर अपोजिशन की एक और बड़ी तनकीद LNG के हवाले से है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि 122 अरब रुपए का नुकसान। यह अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत ने खरीदारी की मद में जो है, जिस वक्त खरीदी गई गैस और जिस कीमत पर खरीदी गई उस पर जो है वो नुकसान पहुंचा है। मिफ्ताह इस्माइल साहब, गुज़िश्ता रात भी एक निजी टीवी चैनल पे, दुनिया टीवी पे जो है वो बहस है जिसका चर्चा रहा, और वहां पर भी जो है वो नदीम बाबर और शाहिद खान अब्बासी का जो है वो जिक्र होता रहा। उस डिबेट में भी सर एक सवाल उठा और वो बार बार नदीम बाबर की तरफ से जो है वो उनकी तरफ से पूछा जाता रहा, और वो था GIDC के 226 अरब रुपए का मामला। आप वजीर खजाना रहे हैं सर, कुछ आज इस प्लेटफॉर्म से समझा दें कि वो 226 अरब रुपए का जो मामला है वो क्या है, जिसके बारे में हुकूमत आपसे पूछ रही है कि वो 226 अरब रुपए जो है वो कहां गए। हमने लेटर लिखे, हमें इनकार हो गया, और जिस अकाउंट पे पड़ा है उन्होंने कहा कि वो पड़े थे वो भी खाली है। ये कंप्लीट झूठ है। कल कमाल बहुत सारी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई है उस डिबेट में। पहले मैं आपको जरा LNG का अभी का किस्सा बता दूं, GIDC का आंसर देता हूँ। देखिए 2018 में जो वजीर थे उस वक्त एविएशन के अब हैं गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने LNG नहीं मंगवाई, फर्नेस ऑयल चला दिया। दिसंबर जनवरी में बहुत शॉर्टेज हुई, उसके वजह से उनको हटा दिया गया और नदीम बाबर को डाल दिया गया, उनको एविएशन में भेजा। उन्होंने जो एविएशन में किया है, PIA के साथ किया, सिविल एविएशन का किया है, वो अपनी एक तारीख अलग रकम करी, उन्होंने उसको छोड़ दिया।
जो नदीम बाबर साहब आए 19 में इन्होंने वक्त पे मंगवाया, 20 में इन्होंने जून जुलाई मई मार्च अप्रैल में तारीखी तौर पर सस्ते तरीन सौदे इनको मिल रहे थे, इन्होंने नहीं लिए। मार्च अप्रैल में इन्होंने एलएनजी नहीं मंगाई, जून जुलाई में यहाँ पर गैस की शॉर्टेज हुई। वो कहते हैं, क्लेम कर रहे थे कि के इलेक्ट्रिक ने नहीं बताया, एक्चुअली के इलेक्ट्रिक को तो सिर्फ 70 MMCFD एलएनजी कर रहे थे, वो गलत बयानी कराई। और उसके बाद इन्होंने, आपको पता है, दिसंबर 10 को जनवरी का इन्होंने टेंडर लगाया, खोला, और 22 दिसंबर तक की तारीख नहीं है कि उस दिन हम डिसाइड करेंगे, और कह रहे हैं 8 जनवरी को कोई डिलीवर कर दो। किसी ने नहीं करा, क्योंकि 12-15 दिन के अंदर आप कहां से ला सकते हैं? खुद जैसे नदीम बाबर साहब कहते हैं कि कोई गाजर मूली तो नहीं है। तो जब आप ये नहीं कर सकते तो भाई आप फिर मतलब आपको थोड़ा वक्त पहले से कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने महंगी तरीन लिए, और अप्रैल के अंदर जो हमारे पुराने सौदे थे उसको किसी ने कहा था हम फिक्स कन्वर्ट कर देंगे 370 से लेकर $470 पर MM तक, वो भी इन्होंने नहीं करा, और वही कंपनी आज $19 का वो दे रही है। अब जो GIDC की बात है ना, ये देखें 2 साल से इन्होंने पाइपलाइन नहीं लगाई। 17 किलोमीटर की पाइपलाइन पहले गलत बयानी करी कि कराची को इसलिए गैस का ताल्लुक नहीं था। अब 17 किलोमीटर की पाइपलाइन लगाई कि हम 14 किलोमीटर और एक 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन लगानी। LNG जो है वो रिंग फेंस्ड है। इमरान खान साहब के बयान पर उन्होंने कहा, जो पाइपलाइन वाला मामला था उस पर उनका आर्गुमेंट ये रहा, और वो पहले भी बात कर चुके हैं कि उसके लिए फिर पैसे होंगे, हमें पैसे ही नहीं दिए गए। वजीर खजाना ने कहा कि पैसे खत्म हो गए, और फिर कंपनियों को जो SNGPL है और SSGC है उनको तो जो है वो 100 बिलियन जो है वो कर्जा लेना पड़ा। मैं एक सेकंड गुजारिश करता हूँ। देखिए, LNG फर्स्ट ऑफ ऑल LNG रिंग फेंस्ड है। अगर आप डेडिकेटेड LNG की लाइन लगाएंगे तो आप GIDC के पैसे खर्च ही नहीं कर सकते उसके अंदर टेक्निकली, क्योंकि GIDC तो लोकल गैस पे लोगों ने दिया। और इमरान खान ने कहा है, ये बयान 2015 का है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अगली ब्रेक में वो भेज दूंगा, शॉर्ट आपको चलाना हो, कि KP वाले जो है वो पैसे नहीं देंगे, सिंध वाले पैसे नहीं देंगे, ये गैस तो मोस्टली पंजाब में जा रही है, तो व्हाई शुड वी पे फॉर इट। तो LNG को हमने रिंग फेंस्ड किया था कि LNG कंज्यूमर्स विल पे फॉर LNG। तो ये जो पाइपलाइन लगेगी, दिस विल नॉट कम फ्रॉम GIDC, कैन नॉट कम फ्रॉम GIDC, नंबर 1। नाउ तो GIDC की जो बात कर रहे हैं पैसे कहां चले गए, तो वो इस तरह आप समझिए कि आपने मुझे 15-20 हज़ार रुपए दिए हों कि ये मिफ्ता भाई जब कराची जाओ तो किसी को दे देना, अपने आपको किसी जानने वाले को देने, और मैंने वो जेब में रखे, मेरी बीवी ने कहा फ्रूट लेते हुए आना, मैंने जाके वो 15,000 से फ्रूट खरीद लिया, कराची आया, मैंने अपने पैसे से उसको दे दिया, कोई मसला नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, कि वो जनरल गवर्नमेंट के अकाउंट में रखे हुए, हमको पता है कि 260-225 जो भी अरब बिलियन रुपए हैं जो इन्होंने जमा करे हैं 1.5 साल में, वो भी रखे हुए, जो पेट्रोलियम लेवी के अंदर इन्होंने पैसे रखे हुए हैं वो भी रखे हुए। जो ये तरीकेकार है कि हुकूमत जो पैसे आते हैं वो खर्च करती है, उससे उसका कर्ज कम हो जाता है, लेकिन जब उस मद में पैसे देने होते हैं तो वो वापस कर्ज बढ़ा लेती है। जो पेट्रोलियम लेवी इनके पास आ रही है वो क्या खर्च कर रहे हैं पेट्रोलियम के ऊपर? नहीं, वो भी जनरल गवर्नमेंट के अंदर जा रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं। जब पेट्रोलियम लेवी की जरूरत पड़ेगी इनको तो वो उसको निकाल लेंगे। फॉर राइट नाउ टू नॉट स्पेंड दैट मनी और उसको बैंक अकाउंट में रखें और गवर्नमेंट महंगा कर्ज लेके आए 13% का, ये तो कोई दिमाग की बेवकूफी की बात है। तो आप उसको जनरल गवर्नमेंट का डेट कम करते हैं, दैट्स ऑल। एक एंट्री करनी है आपने कि इस अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, मैं जरा इस पर मिफ्ता भाई इस पर वापस आता हूं, क्योंकि एक दो और भी सवाल आते हैं, बट पहले मैं कायरा साहब की टेक इस पर जानना चाहूंगा। ये कायरा साहब 122 अरब रुपए का जो मामला है, इस पर पीपल्स पार्टी ने भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। फिर पेट्रोलियम जो बहरान आया था उसके हवाले से भी रिपोर्ट भी है 14 दिसंबर को काबीना के सामने आई, जिसमें ओगरा पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्या हुकूमत का जो मौकफ है, जो ये जवाबात हैं, उससे आप मुतमईन हैं? रहमान, पहली गुजारिश तो ये है कि जो आपका पहला सवाल था, जब चीनी का हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं हमारे भाई से जो गुजारिश कर रहा था ना, वो ये थी कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, वजीर आजम पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है, और वो कह रहा है कि भाई इस मुल्क में चीनी का काटन, और चूंकि चीनी पैदा करने वाले को 60% से जायद जो लोग हैं वो वजीर आजम के अपने साथियों में है, तो वजीर आजम किन को इल्जाम दे रहा है? अपोजिशन को या कार्टेल को? किसको? वो कार्टेल कौन है? इसी तरह अगर सीमेंट के कार्टेल को इल्जाम दिया जाता है तो वो कौन है? इसी तरह अगर आपके कार्टेल्स का को इल्जाम दिया गया जो अद्वियात के थे, तो वो कौन थे? उनके खिलाफ आज तक क्या किया? इसी तरह जिस मौजू पे आप अभी बात कर रहे हैं, पहली बात इनकॉम्पिटेंस की है कि आप कैलकुलेट नहीं कर सके टाइमली कि आपको क्या करना। ये बात मुफ्ती साहब दुरुस्त है, कह रहे हैं कि ये पहले जब LNG इंपोर्ट करने की बात की गई तो उस वक्त पता था कि LNG महंगी होगी, हमारे मुल्क में जो गैस है वो सस्ती है, तो ये कहा गया कि जो प्रोड्यूसर है फर्स्ट राइट उसका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो
सूबों को मुतमईन करने की बात की गई कि जी अगर जहाँ पे गैस की शॉर्टेज होगी, वो पंजाब होगा या बाकी कोई भी सूबा हो, वहां पे उन लोगों को पे करना पड़ेगा, बल्कि पहली प्रेफरेंस जो है वो इंडस्ट्री को होगी। जो इंडस्ट्री एलएनजी लेना चाहेगी वो एलएनजी लेगी, और इंडस्ट्री को अगर महंगी गैस भी जाती है तो वो ले खरीद ले। और जो पावर इंडस्ट्री खास तौर पर खरीदेगी, जिन्होंने नहीं खरीदी, तो वो पॉलिसी टोटल फ्लॉप और फेलियर हुई। लेकिन आज गैस की एक तरफ तो बहुत महंगी हम एलएनजी ले रहे हैं और गैस की शदीद शॉर्टेज आ रही है, और आज घरों में चूल्हे नहीं चल रहे लोगों के, इंडस्ट्री अपनी जगह चीख रही है, और आप पावर सेक्टर में एलएनजी से गैस पर अपने पावर प्रोड्यूस नहीं कर सके, बल्कि आपने सादे फाइल से पावर प्रोड्यूस की। अच्छा। सारी कैलकुलेशन को, इस सारी चीजों को क्या कहा जाए? क्या ये गवर्नमेंट की आला नस्ल की कैलकुलेशन है? इनके महकमों का ये बहुत आला परफॉर्मेंस लेवल है? क्या वजीर आजम की उस बात को देखा जाए जो कहते हैं कि IMF में हम बहुत लेट गए, उसका बड़ा नुकसान हुआ? तो कौन जिम्मेदार होगा उस लेट जाने का? जो कैपिटल कास्ट इस मुल्क को पे करना पड़ी, वो कौन जिम्मेदार होगा? इस मुल्क में एलएनजी महंगी सस्ती टाइम पे ना इंपोर्ट करने का और महंगी इंपोर्ट करने का जो नुकसान हुआ, उसको कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा। चीनी आप खुद एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते हैं, सस्ती एक्सपोर्ट करके सब्सिडी देके एक्सपोर्ट करते हैं, और ये बात हमारे साहब की दुरुस्त है कि चीनी की सब्सिडी पहली हुकूमतें भी देती रही, लेकिन ये वो वाहिद हुकूमत है जिसने चीनी की सब्सिडी देके बाहर भेजी और फिर वही चीनी महंगी रिवर्स सब्सिडी देके खुद खरीद भी ली, वापस खरीदी भी। तो ये हम ये कह रहे हैं कि ये इस हुकूमत की नाअहली है, नालायकी है, और कि जी हमें पता नहीं चल सका। भाई हुमायूं अख्तर जैसे बाकी जैसे लोग जो हैं, अगर आप इनको साइड लाइन पे बिठाएंगे और आप नाअहल और नकम्मे लोगों को जो सिर्फ अपोजिशन को गालियां देने में महारत रखते हो, अगर आप उनको वजारतें देके बिठा देंगे तो फिर यही सूरत हाल होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस हुकूमत का चले जाना और फौरी चले जाना इस मुल्क की बकार के लिए जरूरी। ठीक है, राइट। बट हुमायूं अख्तर साहब, क्या वाकई अद्वियात का मामला हो, ये एलएनजी वाला इशू हो, पेट्रोल वाला इशू हो, गंदम वाला इशू हो, क्या मसला जो है वो वक्त पर फैसले ना करना है? और क्योंकि अगर तो ये है तो फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हुकूमत की जो मुआशी मैनेजमेंट है उसके ऊपर। हमारी नहीं है, कमीशन की रिपोर्टें अपोजिशन के इल्जाम नहीं है। अच्छा, वो आपके अपने बनाए हुए कमीशन है। ठीक है, उनकी रिपोर्टों के मुताबिक जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्या क्या किया आपने? ठीक है जी, हुमायूं अख्तर साहब कोई एक सवाल पूछिए ना मुझसे, किस सेक्टर के बारे में, क्या स्पेसिफिक किया आपने चले वो एलएनजी वाला, आप एनर्जी वाला जो है वो एड्रेस करते, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो बात हो रही थी जो बिफ्ता साहब ने की बात। जी रहमान, कल बहुत ही तफसीली गुफ्तगू हुई है शायद खाकान अब्बासी की, जो बेसिकली जो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट है कतर से, वो उनके दौर में हुआ जब वो वजीर थे, और नदीम बाबर साहब स्पेशल असिस्टेंट हैं और बहुत माहिर हैं इस फील्ड के। अब मेरा इस पे ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में बहुत ही टेक्निकल गुफ्तगू हो चुकी है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपके व्यूअर्स इतने टेक्निकल सुनना चाहते हैं। मुझे दो तीन चीजें, कायरा साहब ने कोई जरा आपसे सियासी सवाल पूछा था, वो आपने जी मैं इकोनॉमी का बंदा नहीं हूँ, ये दोनों इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं। मैंने तो जनरल बात की है कि कमीशन आपने बनाए, उन किसी एक कमीशन में किसी एक बंदे को कोई सजा हुई, या उन कमीशन के रिपोर्ट के नतीजे में किसी एक सेक्टर में अवाम को कोई रिलीफ? सियासी आदमी है ना, उन्होंने इसी तरह से सवाल पूछा। ज्यादा पुश ना करें कायरा साहब, कहीं आपके किसी बंदे को ना सजा हो जाए पार्टी के, आपके पार्टी वाले भी इसी में अजय जी, मेरा बंदा है तो पकड़ के लटका दे उसको यार, क्यों कमीशन में बड़ा रिलीफ दे, कमर जमान का नाम आता है, नहीं, कमीशन ने बड़ी स्पेसिफिकली, मैं नाम नहीं लेना चाहता जहां तक चीनी की बात है, बड़ी स्पेसिफिकली कुछ चीनी बनाने वालों और कुछ इदारों के नाम लिए हैं, और ये मैटर्स अब सब्जुडिस हैं, अदालतों में गए हुए हैं। कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है, और उस पे अहकामात हुकूमत ने जारी किए हुए हैं, मामलात कुछ इदारे इस पे तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और कुछ मामलात अदालतों में पहुंचे हुए हैं। तो मुनासिब बात की है, जो जिस ग्रुप के साथ मेरे लीडरशिप को नफी किया जाता है, उस ग्रुप की टोटल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान में चीनी का शेयर शायद 5% या उससे भी कम। अच्छा, देखिए मैं, सॉरी कायरा साहब, आपकी कितने % आप कह रहे हैं? आप मुझे
जिस ग्रुप के साथ हमारी लीडरशिप को नथी किया जाता है ना, उस ग्रुप की टोटल प्रोडक्शन जो आपकी रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट, उसके मुताबिक उस ग्रुप की टोटल प्रोडक्शन में शायद 2.5 या 3% उसका। अच्छा, ठीक है जी हुमायूं साहब। इस बहस में ना पड़े, मैं नाम लेने से कतरा रहा हूं, आप नाम मुझे लेने पे उकसा रहे हैं। मैं नहीं नाम लूंगा क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और मामलात अदालतों में हैं, आपके ग्रुपों के मामलात भी अदालतों में। मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता इस वक्त। एलएनजी का आपने सवाल किया रहमान अजहर, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। एक कॉन्ट्रैक्ट शायद खाकान अब्बासी ने साइन किया था कतर से। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक फिक्स्ड कीमत पे होता है और कुछ सालों के लिए होता है। अब उसमें स्पॉट प्राइस जो है वो कभी कभी उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से बहुत कम हो जाएगी और कभी कभी स्पॉट प्राइस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत से ज्यादा हो जाएगी, जो मेरी समझ है मोटी मोटी एज ए लेमैन। हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, वो दोनों उसमें गवर्नमेंट की टेक और पे की गारंटीज होती हैं। स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास एलएनजी की है नहीं, ये मुफ्ता साहब मेरे से एग्री करेंगे। तो अगर एक कश्ती आई है और उसको हमने या खरीदना है या उसको पेमेंट देनी है, बेशक माल हम ले ना लें, तो हमने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो डालनी है, ताकि क्योंकि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, उस लिहाज से फिर ये आगे एलएनजी ऑर्डर की जाती है और देखा जाता है कि अंडर कॉन्ट्रैक्ट आपने कितनी खरीदनी है और स्पॉट बाइंग कितनी करनी है। गर्मियों में स्पॉट बाइंग, कोरोना की वजह से एलएनजी बहुत सस्ती थी, अब आप लोग चीख पुकार कर रहे हैं कि जो सस्ती थी क्यों नहीं ली। भाई गर्मियों में गैस की रिक्वायरमेंट कम होती है, हम लेके क्या करते हैं कि समुद्र में फेंक देते, क्या करते हैं। और सर्दियों में अब जब मार्केट एलएनजी की दुनिया में चढ़ गई है और जो शायद खाकान अब्बासी की मुकर्रर करदा एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी उससे ज्यादा है इस वक्त स्पॉट मार्केट, अब आप हमें कह रहे हैं कि अब आप महंगी गैस क्यों खरीद रहे हैं। मेरी मोटी मोटी ये समझ है। चले मैं इसका जवाब मैं मिफ्ता साहब से लेता हूं, क्योंकि कल नदीम बाबर ने भी ये कैपेसिटी वाला जो है वो इशू उठाया है और हुकूमत की तरफ से बात की जा रही है। एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के वापस आता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मिफ्ता भाई, मुख्तसरन जरा एक कैपेसिटी वाला इशू है, मेरा ख्याल है इसका ये भी इशू उठाया जाता रहा, इसका भी जवाब दे दे। और दूसरा, एक कल नदीम बाबर साहब ने एक और बात की, उन्होंने जो आप कीमत की जो बार बार बात करते हैं, तो उन्होंने दावा किया कि 2018 में $8 पर जो है वो आपने 18 कार्गो मंगवाए थे, तो इस साल $6 पर 23 कार्गो जो है वो उन्होंने मंगवाए। तो उन्होंने कहा ये जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम महंगी खरीद रहे हैं, ये गलत है। यार ये अब मैं क्या बोलूं, मतलब ये सीरियसली, मतलब ऐसे आदमी को, इतने अच्छे आदमी को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। देखिए नदीम ने गलती कर दी है, नेग्लिजेंस थी, आपने समर में नहीं ली। समर में आप लेते तो आपको यही गैस जो थी वो थोड़े सस्ते रेट पे मिल जाती, इतनी सी बात है। और उसके बाद आपने बहुत देर कर दी तो आपको जनवरी की गैस नहीं मिली। बाकी और कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने हर चोरी को क्रिमिनलाइज कर दिया है, हर चोरी का मतलब हर गलती को क्रिमिनलाइज कर दिया है कि आप गलती कर ही नहीं सकते, और गलती करेंगे तो आप चोर हैं। तो इसलिए नदीम भाई भी डिफेंसिव हो गए और डिफेंसिव होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई जब ब्रेंट ऑयल दुनिया में कम हो जाएगा तो उसकी क्रेडिट नदीम बाबर को तो नहीं जाएगी ना कि मैं सस्ता लेके आ गया। जब 115 की चीनी थी और मेरा मुलाजिम अगर 110 की मेरे लिए चीनी ले आता तो उसको शाबाश देता मैं, और अगर आज 85 रुपए की और 90 रुपए की लेके आएगा तो मैं कहूंगा तुम 5 रुपए महंगी ले आए हो। वो तो मार्केट गिर गई है, आप हिंदुस्तान से महंगी ले रहे हैं, आप बांग्लादेश से महंगी ले रहे हैं, आप किस बात की बात कर रहे हैं। तो ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई मीन ये बोलना नहीं चाहिए नदीम बाबर को। हुमायूं भाई की अंडरस्टैंडिंग एकदम दुरुस्त है, लेकिन एक्सेप्ट कि मैं आपको बताऊं कि स्टोरेज देखें, एक तो 2.5 साल हो गए, स्टोरेज आता है शिप के ऊपर, 3 महीने के अंदर फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट आ सकता है पाकिस्तान में अगर इनको चाहिए होता तो, लेकिन इनको जरूरत नहीं पड़ी आज तक। और इसेंशियली जरूरत इसलिए नहीं है कि जिस दिन आपके पास यहाँ पे गैस ज्यादा हो जाए, आप अपनी जो वेल्स हैं उसको आप रुकवा दें। आप कोहाट और करक के अंदर $5 की, $6 की गैस ले रहे हैं। एलएनजी आपको जब $4-5 की मिल रही थी तो वैसे ही उसको रुकवा देना चाहिए था। और नदीम भाई की ये बात भी दुरुस्त नहीं है माजरत के साथ कि समर के अंदर जो था वो जरूरत नहीं थी मैं हवा में डालूं। समर के अंदर आपने बलोकी का प्लांट, पावर प्लांट जो है वो डीजल से चलाया है, आपने कैप्को का पावर प्लांट डीजल से चलाया है, आपने सैफायर का पावर प्लांट डीजल से चलाया है। 2 गीगावाट से ऊपर इन्होंने 2.14 आई थिंक गीगावाट आवर्स समथिंग लाइक दिस, इन्होंने जो है 2.1
4 बिलियन किलोवाट आवर्स जो थे इन्होंने डीजल से बनाए हैं, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 18 रुपए आती है। उसके अलावा बेतहाशा पता नहीं कितना गीगावाट आवर है उन्होंने फर्नेस ऑयल से बनाए। तो ये कहना जो है ना, ये मुनासिब नहीं है। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग ने कोई चोरी करी है। मैं अल्लाह की कसम आई नो नदीम बाबर एंड आई नो कि इज एन ऑनरेबल मैन, बट बहुत गलती करी है और बहुत नेग्लिजेंस के बाद अब अपने आप को कवर अप करने के लिए वो इंटेलेक्चुअली सीरियसली मतलब ठीक है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुख्तसर से एक ब्रेक ले रहे हैं। वक्त कम है, बहस को समेटना है, मगर जाते जाते मैं एक ही सवाल दोनों के सामने जो है वो रखना चाहता हूँ, वो ये कि क्या फिर आम आदमी को कोई रिलीफ की उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। जो हुकूमती दावे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन की तनकीद है। मिफ्ता भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात को कमल कर लें और अगर साथ ही मुख्तसरन इस चीज का भी जवाब दे दें तो फिर मैं बहस को ताकि समेटूं। चले वो मैं मुख्तसर ये जवाब देता हूँ भाई, अगर कोई एक चीज हो ना, अगर सिर्फ जैसे कायरा साहब ने फरमाया कि सिर्फ चीनी हो तो आदमी बोले चलो ठीक है यार, आप चीनी के अंदर आपने गलती कर दी। आप बोलते थे 4 लाख टन कंजम्पशन होती है एक महीने, बताना आपने कहा नहीं 20 लाख टन कंजम्पशन हो गई। ऑब्वियसली इनको स्टॉक्स की गलती हो गई इनकी कैलकुलेट में। आटे के अंदर बुजदार साहब ने आटा पिकवा दिया, स्मगल करवा दिया अफगानिस्तान के अंदर, पोल्ट्री को दे दिया आटा, कैटल फीड के अंदर आटा दे दिया। जो भी इन्होंने गलतियां करी, आटे में गलती हो गई, अद्वियात के अंदर गलतियां हो गई, 2 मरतबा आपने प्राइसेस बढ़वा दी 300%। उसके बाद एलएनजी में आपने गलती कर दी। तेल के अंदर जब पाकिस्तान दुनिया में जब हिस्टोरिक लोस प्राइस आए 1973 के बाद, आपने पाकिस्तान में बैन लगा दिया। तेल में आपने गलती कर दी। अभी आप देखिएगा जनवरी के अंदर कैसी शॉर्टेज आएगी एलएनजी की। 2 साल में आपने एलएनजी के टर्मिनल नहीं बनाए क्योंकि वहां पे ये मतलब सीरियसली मैं आपको बताऊं, आप तो खुल के मतलब ये करप्शन की बात कह रहे हैं, नॉट कन्फाइंड टू वन सेक्टर। यार सेक्टर में ये है। हमायूं अख्तर साहब सर, जिम्मेदारी कायरा साहब मैं जिम्मेदारी कायरा साहब के ऊपर डालता हूँ कि कायरा साहब से इनके ऊपर प्रेशर डालें तो इनकी शायद गवर्नेंस बेहतर हो। कायरा साहब प्रेशर डालें इनके ऊपर। अच्छा ठीक है जी रहमान, देखिए जो मैं लंबी बहस नहीं करना चाहता कि हमें कैसे हालात मिले और उसके जो हमें ठीक करने पड़े, उसके नतीजे में जो हमें रुपया की कीमत तेजी से कम करनी पड़ी और स्टेट बैंक के रेट्स बढ़ाने पड़े, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया। आपको मालूम है इस मुल्क में एफपीआर रेवेन्यू 75 से 80% मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट है। नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग से आती हैं और ग्रोथ रेट 75 से 80% मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। अब आपने देखा है कि कोरोना के बावजूद हमने अपनी इकोनॉमी को संभाल लिया है, हमने एक बैलेंस रखा है लाइव्स एंड लाइवलीहुड में। अब आप देख रहे हैं पिछले 4 महीने में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से ग्रो कर रही है, जिसका मतलब यह है कि एफपीआर रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, नौकरियों में बेहतरी आएगी और मुल्क का ग्रोथ रेट बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि वी आर पास्ट आवर वर्स और अब आगे हमें बतदरीज बेहतरी नजर आएगी। तो आगे आप बेहतरी की उम्मीद रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साहब मिफ्ता इस्माइल साहब और कायरा साहब भी हमारी आज की डिबेट में जो है वो शरीक थे। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।